अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सईद। और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है कैन इंडिया यूज G20 टू टेक बैक पीओके। तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, कश्मीर में होने वाली जिस G20 मीटिंग का सबको बेसब्री से इंतजार था, वो फाइनली कश्मीर की वादियों में रैप अप हो चुकी है। जहां एक और समिट की बदौलत पूरे देश का सर गर्व से ऊंचा हो गया है, वहीं दूसरी ओर एक देश ऐसा भी है जिसको ये बात अब भी डाइजेस्ट नहीं हो रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की मौजूदा हालत से आप सभी वाकिफ होंगे। वहाँ पाकिस्तानी आर्मी और इमरान खान की इंटेंस फसल ने पूरे देश को छलनी करके रखा है। पाकिस्तान के इतिहास को देखते हुए एक्सपर्ट्स का कहना है कि इमरान खान पर उनका काल मंडरा रहा है। जो लोग इमरान खान के सपोर्ट में पाकिस्तानी आर्मी से भिड़ रहे थे, उन पर आर्मी कोर्ट में ट्रायल्स चलाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी रूपी की हालत इन प्रोटेस्टर्स के फेट से भी बदतर हो चुकी है। इमरान खान के रिसेंट अरेस्ट और मिलिट्री द्वारा प्रोटेस्टर्स पर की गई वायलेंस के बाद पाकिस्तानी रूपी की कीमत 300 पर $US के रिकॉर्ड लो मार्क तक गिर चुकी है। लेकिन इन सब के बीच भी यदि पाकिस्तान किसी चीज को लेकर कंसर्न है तो वो है जम्मू एंड कश्मीर में हुई इंडिया की G20 मीटिंग। जी हाँ दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी के शब्दों में कहें तो पाकिस्तान को इस समय अपने पॉपुलेशन की फूड सप्लाईज पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसकी पूरी एनर्जी और फोकस इस समिट पर रही। और जैसे कि हम जानते हैं कि इस साल G20 ग्रुपिंग की मेजबानी भारत कर रहा है। इंडिया के अलग अलग राज्यों में G20 की समिट्स और मीटिंग जोर शोर से जारी है। इसी सीरीज में एक बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग 22 से 24 मई तक श्रीनगर में कंडक्ट की गई है। एक्सपर्ट्स की माने तो ये समिट कश्मीर में उम्मीद की एक नई किरण लेकर आ रही है। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद कश्मीर में पहली बार कोई इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट कंडक्ट किया गया है। लेकिन अब चूंकि ये समिट जम्मू एंड कश्मीर में हो रही थी तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान बिना शोरगुल किए शांत नहीं बैठने वाला था, और असल में हुआ भी यही। पाकिस्तान और चाइना ने इस समिट को अपोज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। वो अंत तक सभी G20 के मेंबर से इसको बॉयकॉट करने की मांग करते आ रहे थे। पाकिस्तान ने इसको हैम्पर करने के लिए अपने हर छोटे बड़े पैतरे अपनाए। जम्मू कश्मीर के लोकल्स को फ्रॉड कॉल्स करके उनको स्ट्रीट्स और एयरपोर्ट पर आकर इस समिट को बॉयकॉट करने तक के लिए उकसाया गया। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ISI द्वारा श्रीनगर में G20 की समिट के वेन्यू पर 26/11 जैसे आतंकवादी अटैक को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी। वो तो इंडिया की ओर से यहाँ सिक्योरिटी का प्रबंध बेहद मजबूत था, इसलिए ये अनहोनी होते होते टल गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ पाकिस्तान की बेचैनी तो समझ भी आती है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के ऊपर बंटवारे के काले बादल फिर से मंडरा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। लेकिन हाल ही में इंडिया के सोवरेन डिसीजन में UN का इंटरफेरेंस भी देखा गया है। इस बार G20 का प्रेसिडेंट होने के नाते G20 से जुड़ी मीटिंग्स या समिट्स इंडिया का इंटरनल मैटर हो जाती हैं, जिसमें किसी भी देश या ग्रुपिंग के इंटरफेरेंस का कोई स्कोप नहीं रह जाता। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान या UN की तरफ से इस तरह के इंटरफेरेंस फिर भी आम है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान और चाइना का ये बॉयकॉट सफल हो पाया है? भले ही टर्की और सऊदी अरेबिया जैसे देशों ने इस समिट में हिस्सा ना लिया हो, लेकिन क्या पाकिस्तान को उसके इस बॉयकॉट में उसका मकसद हासिल हो पाया है? और इंडिया ने जिस पर्पस के लिए इस समिट को ऑर्गेनाइज किया था, क्या वो पर्पस सही मायने में सफल हो पाए हैं? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों को डिकोड करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के GS पेपर 2 के IR सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, और फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस मुद्दे को समझने के लिए हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये G20 ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या रोल निभाता है और इंडिया की इसके लिए क्या अहमियत है। यदि बेसिक से शुरू करें तो G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20। ये दुनिया की 19 पावरफुल कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन से बनी एक फॉर्मल ग्रुपिंग है। ये आज दुनिया का प्रीमियर इंटरगवर्नमेंटल फोरम बन चुका है। इसका जन्म G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 से हुआ था। G7 दुनिया की 7 डेवलप्ड इकोनॉमीज की ग्रुपिंग थी, लेकिन कुछ लिमिटेड डेवलप्ड इकोनॉमीज का ये ग्रुप 1999 की एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस को मैनेज करने में सफल नहीं हुआ। ये एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस
थाईलैंड से ओरिजिनेट हुई थी और थाईलैंड तब इस ग्रुपिंग का पार्ट नहीं था। तभी से G7 को एक ऐसी ग्रुपिंग की जरूरत महसूस हुई जो उस दौर के ग्लोबलाइज वर्ल्ड को बेहतर रिप्रेजेंट कर सके। बस फिर क्या था, G7 की समिट में G20 की फाउंडेशन रखी गई। G7 यूरोपियन यूनियन और दुनिया की 12 इमर्जिंग इकोनॉमीज का ये ग्रुप उस समय मेंबर स्टेट्स के फाइनेंशियल मिनिस्टर की मीटिंग के तौर पर शुरू हुआ। इसका जन्म विश्व में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को स्टैब्लिश करने और आने वाले समय में इस तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए हुआ था, लेकिन वो ऐसा करने में पूरी तरह सफल नहीं हुआ। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इसने अपने प्रेजेंट अवतार में जन्म लिया। 2008 में यूनाइटेड स्टेट्स ने इस प्लेटफॉर्म को फाइनेंस मिनिस्टर से हेड्स ऑफ स्टेट के लेवल पर एलिवेट कर दिया। तब से G20 का एजेंडा एक्सपैंड होता गया है। यदि इसकी वर्किंग पर गौर करें तो G20 का एजेंडा मुख्य तौर पर 2 चैनल्स में बटा होता है। इसमें पहला है फाइनेंशियल ट्रैक और दूसरा है शेरपा ट्रैक। फाइनेंशियल ट्रैक में मेंबर्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स शामिल होते हैं और ये फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े मुद्दों को एड्रेस करता है, जबकि शेरपा ट्रैक में डिप्लोमेट्स और एक्सपर्ट्स फाइनेंशियल मैटर के बियॉन्ड जाकर एम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे बाकी सभी पोटेंशियल इश्यूज को एड्रेस करते हैं। ये शेरपास मेंबर कंट्रीज के हेड्स ऑफ स्टेट्स द्वारा अपॉइंटेड होते हैं और उनके पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे G20 की मीटिंग अटेंड करते हैं। अब यदि इसकी मेन सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये ग्रुप दुनिया की 60% पॉपुलेशन, 85% जीडीपी और 75% वर्ल्ड ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, अब तक आपको अंदाजा लग ही चुका होगा कि G20 इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की कितनी अहम कड़ी है। ऐसे में इंडिया के पास इसके प्रेसिडेंसी का होना ग्लोबल साउथ के मुद्दों को आवाज देने में एक अहम भूमिका निभाता है। साथ ही इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए इंडिया ने इस प्रेसिडेंसी को देश के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कैपिटलाइज करने का पूरा इंतजाम किया है। लास्ट ईयर 1 दिसंबर से जब से इंडिया ने इस पद को संभाला है, भारत के अलग अलग शहरों में ये एक जन आंदोलन की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है। इंडिया की प्रेसिडेंटशिप के दौरान देश के 60 से भी ज्यादा शहरों में दुनिया भर के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ लगभग 230 मीटिंग्स को कंक्लूड किया गया है। इंडिया के अलग अलग शहरों में इसको अलग अलग रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। ऐसी ही एक बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग श्रीनगर में जारी है। हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक ये मीटिंग कंप्लीट हो चुकी हो, क्योंकि जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है श्रीनगर में वर्किंग ग्रुप ऑन टूरिज्म की 2 मीटिंग हो चुकी है और तीसरी अभी बाकी है। लेकिन ये मीटिंग्स क्यों हो रही है और उस मीटिंग का आउटकम क्या है, उस पर नजर डालना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अमीर खुसरो की वो मशहूर पोएट्री आपने सुनी होगी, अगर फिरदौस पर रुए ज़मीयस्त हमीयस्तो हमीयस्तो हमीयस्त, यानी अगर इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में ही है। कश्मीर अपनी खूबसूरती के चलते इंडिया के टूरिज्म पोटेंशियल का भंडार है। ये इंडिया की क्राउन ग्लोरी का एक ऐसा नायाब नमूना है जिसका शायद दुनिया में कोई और पैरेलल नहीं है। लेकिन समय और सर्कमस्टेंसेस की मार के तले इसका ये पोटेंशियल हमेशा से अनटैप्ड रहा है। कश्मीर और कश्मीरियों की 2 जनरेशंस यहाँ पनप रही मिलिटेंसी की बड़ी कीमत चुकाती आई हैं, लेकिन अब इन सभी अड़चनों ने अपने दिन गिनने शुरू कर दिए हैं। G20 की मीटिंग इंडिया के लिए एक बेहद रिमार्केबल अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर G20 की मीटिंग यहाँ ही क्यों हुई? तो दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट के मुताबिक कश्मीर की इकोनॉमी टूरिज्म फोकस्ड है और मई में यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज्यादा प्लीजेंट होता है। जहाँ बाकी देश इस समय मई की चिलचिलाती धूप से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर कश्मीर में इस समय बहुत सुहाना मौसम है। ऐसे में एक टूरिज्म रिलेटेड मीटिंग को होस्ट करने के लिए इससे बेहतर वेन्यू और क्या हो सकता था। इस समिट का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि इसके जरिए भारत पूरी दुनिया को कश्मीर की नॉर्मलसी का एहसास कराना चाहता है। इस नॉर्मलसी का सबसे बड़ा उदाहरण हमें यहाँ के टूरिज्म रिलेटेड फिगर्स में देखने को मिलता है, जो लास्ट ईयर अपने रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गए। साथ ही साथ यहाँ इन्वेस्टर्स का भी आगमन बहुत तेजी से हो रहा है। इसी साल मार्च में एक अमीराती प्रॉपर्टी कंपनी ने श्रीनगर में शॉपिंग मॉल और ऑफिसेस का एक $16 मिलियन प्रोजेक्ट अनाउंस किया है। साथ ही साथ लास्ट अक्टूबर में यहाँ 11 साल बाद श्रीनगर शारजाह के बीच डायरेक्ट एयर लिंक रिज्यूम किया गया। ये एयर कॉरिडोर यहाँ ट्रैवल और टूरिज्म को एक मैसिव बूस्ट प्रोवाइड करने वाला है। ये सभी स्टेप्स कश्मीर में लौट रही नॉर्मलसी को अपने आप बयां करते हैं। बाहरी दुनिया ने इस रीजन को लेकर जो मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट किया है, इंडिया यहाँ पर उसी दुनिया के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाकर इनका मिथ डिमिस्टिफाई करना चाहता है। भारत की कोशिश यही है कि जब भी बाहर कश्मीर को लेकर बात होती है तो वो उसकी खूबसूरती और उसके रिच ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी को लेकर हो, क्योंकि कश्मीर का डिस्टर्ब माहौल बीते कल की बात हो चुका है। जैसे कि डॉक्टर जयशंकर ने हाल ही में कहा, दुनिया को इस मुद्दे पर बरसी पुरानी नींद से जागकर
कॉफी पीने की जरूरत है। आर्टिकल 370 और कश्मीर में होने वाली मिलिटेंसी इतिहास की बात हो चुके हैं, इसलिए आज हमें सिर्फ और सिर्फ इस रीजन के पोटेंशियल को टैप करने की जरूरत है। इंडिया द्वारा इस समिट को यहाँ होस्ट करना उसी पोटेंशियल को कैपिटलाइज करने की शुरुआती पहल है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव्स इस समिट को अटेंड करने आए हुए हैं वो केवल ऑफिशियल मीटिंग रूम्स तक ही खुद को सीमित नहीं कर रहे, बल्कि वो श्रीनगर की खूबसूरत वादियों और डल लेक की सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करते नजर आए। वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर इनकी पिक्चर शेयर कर रहे हैं, जिससे इसकी खूबसूरती के चर्चे देश विदेश में हो सके। और इंडिया के इस मोटो में कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने भी जाने अनजाने में भारत की मदद की। पाकिस्तान इस बॉयकॉट कॉल से इंडिया की इमेज खराब करना चाहता था। इस नेगेटिव ब्रांडिंग ने कहीं ना कहीं कश्मीर में हो रही इस मीटिंग को उतना ही ज्यादा पॉपुलराइज कर दिया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले समय में ये समिट कश्मीर में इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कोऑपरेशन को प्रमोट करने वाली है, जिसका स्पिल ओवर इफेक्ट कश्मीर के बाकी सभी सेक्टर्स पर भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर की स्टोरी पीओके पर भी एक गहरा इम्पैक्ट छोड़ने वाली है। इन दोनों माउंटेनियस रीजन के बीच ये शार्प इकोनॉमिक डिफरेंस पीओके को वापस इंडिया के साथ जोड़ने का सबसे बड़ा स्टिमुलस और ट्रिगर साबित होगा। और वक्त के साथ पीओके के रेसिडेंट्स भी इस बात को रियलाइज करते नजर आ रहे हैं, और शायद यही पाकिस्तान के इरिटेशन के मेन मुद्दों में से एक है। और यूं तो इन समिट्स का मुंबई में होना, वाराणसी में होना, दिल्ली में होना या कश्मीर में होना एक ही बात है, लेकिन जब से इंडिया ने श्रीनगर में शेड्यूल की गई मीटिंग्स को अनाउंस किया है, तब से कुछ इंटरनेशनल एलिमेंट्स इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। आइए उनकी हिपोक्रेसी को भी हम डिकोड करते हैं। तो दोस्तों, श्रीनगर में हुई समिट की रियलिटी यदि किसी को जरा भी डाइजेस्ट नहीं हो रही तो वो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान का कहना है कि इंडिया से इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ग्रुपिंग की मेंबरशिप को एक्सप्लॉइट करके अपना सेल्फ सर्विंग एजेंडा सर्व कर रहा है। वो इस समिट के वेन्यू की चॉइस को इंडिया का एक इररिस्पांसिबल मूव बता रहे हैं। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर के मुताबिक इस रीजन में G20 समिट को ऑर्गेनाइज कराना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन, यूएन चार्टर और इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है। आगे वो कहते हैं कि ऐसे इवेंट्स जम्मू एंड कश्मीर के डिस्प्यूटेड स्टेटस की सच्चाई नहीं छिपा सकते। दोस्तों, पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर को लेकर अपना प्रोपेगेंडा भले ही कितना ही प्रमोट कर ले, लेकिन वो सच्चाई को नहीं झुठला सकता। पाकिस्तान इंडियन टेरिटरी में इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जा रहे इंटरनेशनल इवेंट को तो इलीगल कह रहा है, लेकिन कुछ सोर्सेस के मुताबिक उसी पाकिस्तान की आर्मी इस रीजन में बड़े इन्फिल्ट्रेशन को अंजाम देने की तैयारी कर रही थी, और उसको लेकर पाकिस्तान को किसी इंटरनेशनल रूल या लॉ का ख्याल नहीं है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर की आम पॉपुलेशन जिस तरह से समिट को वेलकम कर रही है, वहां का यूथ जिस तरह से इसके साथ इंगेज कर रहा है, और देश और दुनिया में जिस पॉजिटिविटी के साथ इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उससे ये साफ होता है कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा अब यहाँ काम नहीं कर रहा है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के इन सो कॉल्ड ऑब्जेक्शंस पर ऑफिशियली रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन ऑफिशियल्स के द्वारा इस चीज को प्राइवेटली पॉइंट आउट किया गया है कि पाकिस्तान ने G20 में मौजूद अपने बहुत से अलाइज को इसका विरोध करने को कहा। अब पाकिस्तान खुद तो इस ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसीलिए वो काफी लंबे समय से अपने G20 अलाइज जैसे कि सऊदी अरेबिया, तुर्की और चाइना के ऊपर श्रीनगर में हुई इस मीटिंग को कैंसिल कराने के लिए लॉबी कर रहा था। अंत में सऊदी अरेबिया, चाइना और तुर्की ने इस समिट में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान को इसमें कुछ खास उपलब्धि हासिल नहीं हुई। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हाल ही में श्रीनगर में मौजूद यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने G20 के तहत Y20 की यूथ समिट को भी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया। इसमें G20 कंट्रीज जैसे कि यूएस, इंडोनेशिया, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, ब्राजील, नाइजीरिया और यहाँ तक कि टर्की से 17 यूथ डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया। यानी जिस टर्की को वो इतने सालों से कश्मीर के अगेंस्ट भड़काता आया है, इस बार उस टर्की ने भी पाकिस्तान के नैरेटिव का साथ नहीं दिया। ये तो यहाँ साइप्रस का मुद्दा टर्की के इस बदले हुए जेस्चर का मेन कारण बताया जा रहा है, लेकिन वो जो भी हो, ये फैक्ट इस मुद्दे पर इंडिया की पोजीशनिंग को और भी ज्यादा सिक्योर कर देता है। इसके अलावा इंडियन यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के शब्दों में कहें तो चाइना का इस समिट को बॉयकॉट करना इंडिया के लिए मैटर नहीं करता, और यदि चाइना ने ऐसा किया है तो वो इंडिया का नहीं, कहीं ना कहीं चाइना का ही लॉस है। वहीं यदि हम सऊदी अरेबिया और टर्की की बात करें तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ कश्मीर या पाकिस्तान से ज्यादा इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप स्टेक पर है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं पिछले कुछ समय से टर्की खुद को इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है। वो ऑटोमन एम्पायर की पुरानी ग्लोरी को वापस लाने की बात करता है। वो सऊदी अरेबिया की लीडरशिप को चैलेंज कर उसको रिप्लेस करना चाहता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इससे कश्मीर का क्या लेना देना। तो दोस्तों, मुस्लिम वर्ल्ड की जियोपॉलिटिकल ग्रुपिंग
OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट्स ने कश्मीर पर हमेशा से एक एंटी इंडिया रॉटिक पेश किया है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो इस्लामिक वर्ल्ड जनरली कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को फेवर करता आया है। ऐसे में यदि सऊदी अरेबिया या तुर्की में से कोई भी इस मुद्दे पर पाकिस्तान की साइड नहीं लेता या कश्मीर को एक अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी मानकर इस समिट को अटेंड कर लेता तो उनके लिए इस्लामिक वर्ल्ड में इस चीज को जस्टिफाई करना मुश्किल हो सकता था। तो कहीं ना कहीं इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप के लिए इस समिट को ना अटेंड करना उनके लिए सिंबॉलिकली इंपॉर्टेंट हो गया। यानी कुल मिलाकर हमें ये समझ आता है कि पिक्चर जितनी क्लियर प्रोजेक्ट की जाती है उतनी क्लियर वो असल में है नहीं। जी हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है भाई ने, क्योंकि अब जो मीटिंग्स हैं वो तो चल रही थी भाई कश्मीर में, तो काफ़ी ज़्यादा डेलीगेशंस आए थे और यहाँ पर आकर उन्होंने विज़िट किया तो काफ़ी अच्छा उनको फील हुआ। क्योंकि सबसे बड़ी बात है वो हम इस लास्ट एक मंथ में देख लें या लास्ट दिनों में देख लें कि जितनी मेहनत की गई है ना कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से कि जितना हो सके एक बार बदला जाए कश्मीर को, उतनी भाई कोशिश की गई। चाहे उसमें रोड्स आ जाए भाई, उसमें डल लेक आ जाए, एक नई चीज़ उन्होंने डाली है कि एक बहुत प्यारी चीज़ है ना भाई, इतना प्यारा इमेज बनाकर लोगों के सामने पेश किया है कि जब उन्होंने एक शेयर किया है अपने ट्विटर हैंडल्स या अपने सोशल मीडिया जितने भी उन भाई अकाउंट है, तो तब लोगों ने ज़रूर देखा है और उन्होंने भाई अप्रिशिएट किया होगा कि इतनी प्यारी भाई एक प्लेस है तो उसको एक कैसे मतलब यूज़ कर दें ये चीज़ें। लेकिन अब नहीं, नेक्स्ट होगा मज़ीद, क्योंकि अब तो आप देख लें कि ये जब G20 हुई है और इतने देश आए हैं तो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा इमेज जाएगा और ज़्यादा भाई लोग आएंगे देखेंगे। काफ़ी चैलेंजेस भी थे भाई एक G20 की जो मीटिंग है ना, एक श्रीनगर एक कश्मीर में कराना, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया को तो भाई पता था कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ हरकत ज़रूर करेगा, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। और एक सऊदी अरेबिया, टर्की और मतलब कि चाइना को भी इस साइड पर एक मतलब कि एक मीटिंग अटेंड करनी चाहिए थी, क्योंकि आगे जो एक दिख रहा है ना पाकिस्तान का फ्यूचर, या जिससे मतलब कि वो बाईकआउट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इनको इधर पाकिस्तान का साथ देना चाहिए या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि हम खुद एक अपने आप मतलब कि हम एक दूसरे मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं कर सकते जब तक हमें ऊपर से हुक्म नहीं आता, अमेरिका से नहीं आता। एक वो छोटी सी पाइपलाइन है एक मतलब कि ईरान की, वो इधर पाकिस्तान में इंटर होनी है। आज 10 दिन हो गए हम उन पर एक मतलब कि अमेरिका के हम ऐसे बने, उन्होंने जवाब देना है तो जाकर वो कंटिन्यू होगी, अगर वो बोलेंगे नहीं होनी तो वो नहीं होनी। तो मुझे नहीं लगता कि यार ये मतलब कि किसके पीछे ऐसी चीज़ें करते हैं या क्या इनका एजेंडा है और क्या ये चीज़ें चाहते हैं और क्या ये करना चाहते हैं, क्योंकि एक यार वो पाइप लाइन है, इससे हमें एक सहूलत मिलेगी। इधर गैस नहीं आता पाकिस्तान में, अभी गर्मी है अभी भी नहीं आता, सर्दी में तो आते ही नहीं था, तो उससे हमें एक फ़ायदा होगा, कुछ गैस आ जाएगा, कुछ चूल्हे बाल जाएंगे, क्योंकि इधर ना लकड़ी छोड़ी है, चूल्हा ही होता है और क्या होता है। हाँ भाई सही है तो उसके लिए हम मतलब कि इतना एक छोटी सी चीज़ पर डिपेंड है, तो क्या करे भाई, वो हमारा एक मतलब कि साफ बादर बने हुए हैं, तो क्या करें। बिल्कुल आप ही बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये चीज़ देखनी है कि हमारी फिलहाल पोजीशन जो है ना वो क्या है, रंडी रोना शुरू हुआ है। हाँ करें भाई, जिस तरह भाई ने भी स्टार्ट में बताया है कि भाई देख लो कि आपकी जो करेंसी है ना वो आप एक 300 प्लस हो गया। श्रीलंका की जो है ना वो मिसाल देते थे, उससे भी जो है ना 2-4 रुपए 10 रुपए जो है ना वो ऊपर निकल गई है, ठीक हो गया एक ये सबसे बड़ा। और अब तो लोग जो है ना वो खबरें जो है ना वो भी नहीं देते। अब आप देखो 300 प्लस जो है ना 300 क्रॉस किया, कहीं पे कोई किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि इस साथ तक जो है ना वो अनइंटरेस्टेड हो गए लोग कि ये अब अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस चीज़ का। अब दूसरी तरफ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है ना वो इस साथ तक है, पूरा 1 साल हो गया, सारे कंट्री जो थोड़ा बहुत दर्द रखते हैं ना उन्होंने इंटरनली तौर पे या एक्सटर्नली या एक ओपनली जो है ना वो इनको कहा है कि आप किसी तरीके जो है ना अपने मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लेके आएँ, फिर आगे जो है ना वो मामला शायद आपके कोई थोड़े बहुत बेहतर हो जाएं या इस चीज़ के ऊपर कोई ना कोई हाल निकल आए। लेकिन किसी ने किसी की भी नहीं सुनी। अब देख लो लास्ट कोई चाइना का आया था, उसने भी आके रिक्वेस्ट की कि भैया आप थोड़ा सा कोशिश करें कि मामले को बेहतर करें, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएँ, तब जाके जो है ना वो कुछ आपके मामले सेट होने हैं। लेकिन क्या हुआ, दूसरे दिन ही इमरान खान साहब जो है ना वो गिरफ्तार हो गए और साथ ही एक ऐसी आग लगी
कि आप देख लें कि 10 तारीख का वो दिन था 9 का 9 हाँ। ठीक है ना, 9 मई जो है, जिसको अब ये 9/11 का नाम से एक नाम दे दिया गया कि ये उसके बराबर है। तो उससे लेकर आप 25 तारीख हो गई है, अभी तक उसी हम जो है ना वो आग में झलक रहे हैं, दिन रात और कोई काम ही नहीं है। और उसके साथ ही हम जो है ना वो हमें अपने नहीं देखा, और साथ ही जो है ना उधर जाके बैठ गए कि भाई G20 क्यों हो रहा है, G20 ये हो रहा है। तो देख लो इनकी मेंटेलिटी और इनकी जो है ना वो मतलब ये किस तरह ये सोचते हैं, क्या इनके दिमाग है, कौन इनको ये प्लानिंग करके देता है। तो भाई पहले आप तो पहले सीधे साधे हो, फिर जाके जो है ना वो एक हमारे इधर एक वो शहनशाह बना हुआ है जिस इमरान का है, तो पता नहीं क्या उसको हुआ, इन्होंने बना दिया, दिन रात उसके पीछे लगे हुए, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। यकीन करो हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी ऐसी चीजें हमारी सामने आएंगी। लेकिन उसके बावजूद उस साइड की, तो दूसरी तरफ भाई अगर बात करें G20 की, बहुत भाई खुशी हुई है, हाँ, चलो खुशी कम से कम भाई, एक अच्छा इतना- इवेंट हुआ है और पुरअमन हुआ है, जो हाँ। कि एक हम सोच रहे थे कि होगा और वही हुआ है। और बिल्कुल। काफी हद तक वो जो जितना इन्होंने करना था ना उसको जी वैल्यू देनी थी वो दे दी है पाकिस्तान बस वालों ने, यही मशहूर कर थी, दिया है। बस यही भाई चीज़ें हैं। लेकिन ये कि अब नेक्स्ट देखेंगे भाई, G20 अच्छे से चल रहा है तो और वीडियोस बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।